तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यह जो एग्जाम का टाइप है और इससे रिलेटेड एक टाइप है और इससे रिलेटेड ये जो मैंने 5 प्रश्न दिया, इसमें से कोई एक प्रश्न आ सकता है यदि एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हो तो चलिए इसमें हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे इसको देखते हैं। मेरे पास अलग अलग तरह का मेथड है। पहले मैं इसे बेसिक मेथड से भी बनाना चाहूंगा, उसके बाद जो भी शॉर्टकट मेथड है उसकी ओर भी हम लोग चलेंगे। ऐसे प्रश्न में काफी बार ऐसा भी होता है कि इतना शॉर्टकट आप सिंपली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 45%, और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो एक बच्चा ऐसा है जो 45% अंक प्राप्त कर रहा है, जरा इसे समझेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे यदि जाएगा तो बच्चा पास कर जाता है, सपोज यहां पहुंच जाता है तो पास कर जाता है। तो एक बच्चा ऐसा है जो चला और वह लाया कितना? वह लाया 45% अंक। 45% अंक लाता है पहला जो छात्र है, और वह कितना अंक से फेल हो गया? 30 अंक से। इसका अर्थ यह है कि यदि यह विद्यार्थी 30 अंक और लाया होता तो यह पास कर जाता। इसका अर्थ यह है कि यदि यह विद्यार्थी 30 अंक और प्राप्त किया होता तो यह पास कर जाता। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी का कंडीशन दिया हुआ है। वह क्या दिया हुआ है कि वह 52% अंक प्राप्त करता है। कितना प्रतिशत? 52%। 52% अंक प्राप्त करता है, 45 तो यहां था, और वह पास अंक से 12 अंक अधिक भी लाता है। यानी तय है कि ये 5 अंक से आगे गया है, तो 5 अंक से 12 अंक अधिक, मान लेते हैं कि ये 12 अंक है, और वो लाता कितना है? वह लाता है 52% अंक। तो 52% अंक लाया और 5 अंक से 12 अंक अधिक लाया। इसका अर्थ यह हुआ, इसे दूसरे भाषा में हम लोग समझेंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि वह 12 अंक कम भी लाता तभी भी वह पास ही कहलाता। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि पास मार्क्स का एक कंडीशन निकाल लिया जाए और उसी का क्यों ना कंपैरिजन करा दिया जाए, क्यों ना इसी का तुलना करा दिया जाए। बहुत आसानी से हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा। टोटल मार्क्स को हम लोग 100 मान लेते हैं। माना कि टोटल मार्क्स 100, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 100 मान लिया गया। 100 मानते हैं तो पहले समझना यह होगा कि क्या हम लोग 100 क्यों मानते हैं? 100 ही मानते हैं या कोई अन्य संख्या, कोई दूसरा संख्या भी माना जा सकता है? ऐसा भी तो किसी के माइंड में आता होगा कि नहीं, मैं 80 क्यों ना मानूं, मैं 150 क्यों ना मानूं, मैं 50 क्यों ना मानूं। तो इसका जवाब यही है कि 100 इसलिए माना जाता है, ऐसी धारणा इसलिए है क्योंकि 100 का कैलकुलेशन करना आसान होता है। यदि किसी भी संख्या में आपको 100 से गुना करना है तो 2 जीरो ही लगाना है। यदि 100 से भागा करना है तो दाहिने से 2 अंकों को काट देना है। तो यानी कि 100 को मानने का एक धारणा यही है कि 100 मानने से कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, तुलना करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग 100 मानते हैं, एज्यूम करते हैं। तो टोटल मार्क्स मान लिया 100। पहला विद्यार्थी को कितना मिला था? तो फर्स्ट स्टूडेंट को मिला था कितना? 45% अंक। चलिए, तो 100 का 45% कितना हो जाएगा? 45। दूसरा विद्यार्थी को कितना मिला? दूसरा विद्यार्थी को मिला 52% अंक। तो 100 का 52% कितना होगा? 52। यह जो 45% लाता है वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब समझना है, 30 अंकों से फेल हो जाता है तो क्या इसे पास करा दिया जाए? क्या इसमें 30 जोड़ दिया जाए या 30 इसमें घटा दिया जाए? क्या इसमें 30 जोड़ा जाए या 30 घटाया जाए? या इस स्थिति में देखें तो 52% आया, 52 मार्क्स आया यदि 100 माने थे तो, और वह 12 अंक अधिक लाता है तो क्या 12 अंक कम कर दें तो पास मार्क्स आ जाएगा, या 12 अंक जोड़ दिया जाए? तो यहाँ पे डाउट की कंडीशन उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे हम लोग सोच में पड़ जा रहे हैं कि क्या किया जाए, प्लस किया जाए कि माइनस किया जाए। तो इसका जवाब यह है कि यहाँ पे ना तो 30 जुटेगा ना ही घटेगा, ना तो 12 जुटेगा ना ही घटेगा।
क्यों? प्रश्न लाजमी है कि ना जुटेगा ना घटेगा तो आखिर होगा क्या? तो इसका सही जवाब यह है कि कभी भी माना हुआ राशि में रियल डाटा ना तो जुटता है और ना ही घटता है। कभी भी माना हुआ राशि में, मानी गई संख्या में ना तो रियल डाटा, रियल वैल्यू ना तो ऐड होगा और ना ही सब्सट्रैक्ट होगा। हमेशा क्या होगा? कंपैरिजन होगा। क्या होगा? कंपैरिजन होगा। हमेशा तुलना होगा। तो तुलना कराना होगा। तो सबसे पहले हम लोग तुलना कैसे कराएंगे? सबसे पहले हम लोग को किस तरह से आगे चलना होगा, चलिए देखते हैं। यह देखिए कि दोनों कैंडिडेट में कितना का अंतर है। यह जो 52% अंक लाता है और यह 45% अंक लाता है, ये दोनों के बीच में, यानी दोनों में आपस की दूरी कितनी है, कितना अंक से वो आगे था अगला बंदा, और दूसरा जो है वो कितना अंक से पीछे है। तो पता चलता है कि अच्छा ये तो 30 अंक आगे है और इससे 12 अंक ये और आगे है, यानी कुल दोनों के बीच की दूरी कही जाएगी तो वह 42 अंकों का होगा। कितना अंकों का होगा? 42, 42 अंकों का। यानी कि दोनों छात्र का जो अंतर है, दोनों छात्र का अंतर है वह कितना है? 42। और यह अंतर है क्या? रियल डाटा का। ध्यान रहे, यह अंतर क्या है? रियल डाटा का। लेकिन मानी गई संख्या का से तुलना कराएंगे ना, तो माना हुआ संख्या आपका था 45 तो 100 का 45% लाए थे और 100 का 52% लाए थे। तो पहले हम लोग इस विद्यार्थी के अंकों का अंतर निकाल लेंगे। तो माना गया जो भी संख्या है उसके आधार पे हम लोग अंतर निकालते हैं। अंतर यानी डिफरेंस। तो 52 में से 45 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 7। क्या बचेगा? 7। अभी तक हम लोग क्या किए हैं कि जो भी फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड कैंडिडेट का जो 100 पे के आधार पे तय कर लिए कि कितना कितना परसेंट आया, और दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल लिए, अंतर निकाल लिए, अंतर आ गया। और रियल डाटा में देखिए हम लोग कि दोनों का दूरी है कितना का? 42 का। अब देखिए प्रश्न कितना आसान बन गया है, इसे समझा जाए। प्रश्न यह हो गया कि जब दोनों विद्यार्थियों के बीच का अंतर है 7 तो रियल डाटा है 42। तो दोनों विद्यार्थियों का अंतर 7 तो रियल डाटा 42। तो दोनों का अंतर के आधार पर चलिए देखते हैं 7 का कितना गुना होगा 42। 7 का कितना गुना होगा 42? 6 गुना। 7 का कितना गुना 42? 6 गुना। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 गुना ही आपका रियल डाटा होगा। यानी कि यह ऐसा मेथड है कि सब में 6 से गुना कराइए और सबका आंसर एक बार में पाइए। सब में 6 से गुना कराइए और सबका आंसर एक बार में आप पा सकते हैं। जैसे कहा जाए कि इस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा? 100 गुना 6, 600। इस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 600। कहा जाएगा कि पहला विद्यार्थी को कितना अंक मिला, पहला प्रश्न का जवाब लिख देते हैं 600। दूसरा परीक्षा पूछा गया था, दूसरा प्रश्न था परीक्षा में पहले विद्यार्थी को कितना अंक मिला, तो 45 गुना 6। पहला को 45 ही था तो 45 गुना 6 कितना हो जाएगा? 270। ठीक है। अगला प्रश्न है परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक मिला। दूसरा विद्यार्थी को आया था कितना? 52। 52 में 6 गुना करेंगे तो 52 छका कितना? 312। 52 छका 312। अगला प्रश्न है परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है। उत्तीर्णांक यानी पास मार्क्स। अब समझिए उत्तीर्णांक कैसे आएगा। अच्छा ये समझिए उत्तीर्णांक लाना बहुत आसान है। 45% जो लाया था उसका कितना अंक था, तो 270 था। और 270 अंक लाया था। ये लड़का कहता है 270 लाता है और कहता है काश मैं 30 अंक और लाता तो मैं भी पास कर जाता। 270 लाता है और वह कहता है काश मैं 30 अंक और लाता तो मैं भी पास कर आता। यानी कि 270 में 30 अंक यदि जोड़ दिया जाए तो 300 अंक होगा और 300 अंक ही उत्तीर्णांक होगा। तो उत्तीर्णांक क्या आ गया, परीक्षा का उत्तीर्णांक 300। आप इस आधार पे भी सोच सकते हैं कि 52% वाला बच्चा जो था वो कितना अंक लाया था, 312, और वह पास मार्क्स से 12 अंक अधिक था। तो यह कह सकता है
कि मैं 12 अंक कम भी लाता तब भी तो मैं पास ही कहलाता। यदि मैं 12 अंक कम भी लाता तब भी तो मैं पास ही कहलाता। तो इसका अर्थ है 312 में से 12 घटाएंगे तब भी आंसर 300 ही रहेगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशतता क्या है? तो उत्तीर्णांक परसेंट लाने के लिए 50% हो जाएगा, क्योंकि 300 अंक है और परीक्षा हो रहा था 600 अंक का, तो कितना हो गया 50%, यानी 50% अंक यदि विद्यार्थी ला देता समझिए कि वह पास हो जाता। अब यह प्रश्न अभी तक तो समझे, यहां से थोड़ा बेसिक रूल भी बन जाता है, यहां से बेसिक भी रिलेट कर सकते हैं, और बेसिक में जो रिलेट करके हम लोग लिख सकते हैं उसको यूनिटरी मेथड से मैं एक बार समझाना चाहूंगा। इससे आप लोग की क्लैरिटी और बन जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। यूनिटरी मेथड जो कहता है, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, सेकंड मेथड, जो कि यहां से इस स्टेप के बाद से ही टूटता है, यहीं पर रिलेट करने के लिए यूनिटरी मेथड काम करता है। और यह यूनिटरी मेथड जो बताएगा इसे आसानी से समझेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। यूनिटरी मेथड में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा है उसे बाईं ओर लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा है उसे बाईं ओर लिखेंगे, और जो भी पूछा जाए उसे दाहिनी ओर लिखेंगे, राइट हैंड लिखेंगे। जो भी पूछना है या प्रश्न पूछता है उसको राइट साइड लिखेंगे, और जो भी दिया गया है उसे लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो प्रश्न में डाटा आया था जो 30 और 12 का जो डाटा था, तो वह क्या था, 30 और 12 का जो डाटा था वह था दोनों का डिफरेंस, यानी कि 42 अंकों का अंतर था। तो चलिए इसे कैसे लिखेंगे, हमेशा याद रखना है कि पहला लाइन में जो लिखते हैं वो माना हुआ राशि लिखते हैं, माना हुआ डाटा लिखते हैं। तो चलिए कैसे शुरुआत करेंगे, जब दोनों छात्र का या के अंकों का भी कर सकते हैं, जब दोनों छात्र का अंतर जब 7 था, कोई भी एक ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न मान लेते हैं, कुल अंक निकालना है। कुल अंक, जब दोनों छात्र का अंतर था 7 तो कुल अंक कितना था, कितना माने थे 100। तो दोनों छात्र का अंतर 7 तो कुल अंक कितना 100। दोनों छात्र का अंतर 1 तो कुल अंक कितना 100 डिवाइडेड बाई 7। एक पे निकालने के लिए हमेशा भाग करेंगे। और जब दोनों का अंतर, क्वेश्चन पे आ जाइए, दोनों का अंतर जब 42 तो 42 पे कितना 100 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 42, कट गया 6 से, कितना आ गया 600। 600 क्या आ गया टोटल मार्क्स, कुल अंक। तो यह यूनिटरी मेथड से यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो डायरेक्ट मैंने लिंक कर दिया, कभी कभी ऐसा भी होगा कि यह डाटा नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो कहिएगा कि मान के चलिए 7 का कितना गुना होगा 42, तो ये तो 6 गुना कटने वाला डाटा था इसलिए गुना हो गया। यदि यहाँ 45 रहता तब क्या करते, तो कहते कि 7 का कितना गुना होगा 45, तब तो कटेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, 7 का 45/7 गुना होगा, यानी कि डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कुल अंक। यदि यहाँ प्रश्न पहला विद्यार्थी का अंक रहता तो यही लिखते, पहला विद्यार्थी का, उस पर भी आ जाएगा। दूसरा विद्यार्थी का कहेगा तो यही लिखेंगे, यानी कि जो भी कहेगा उस आधार पे यह निकाल सकते हैं। आपका यूनिटरी मेथड भी काम कर जाएगा। इसी प्रश्न का मैं तीसरे तरीके की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। तीसरा जो तरीका होगा वो एक्स पे मैं समझाना चाहता हूं, और वो भी ऐसा होगा कि एक लाइन में ही क्वेश्चन बनेगा और उसे आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। टोटल मार्क्स को मान लेते हैं दोस्त। टोटल मार्क्स को यानी कुल अंक को क्या मान लिया जाए, कुल अंक को मान लिया जाए x। तो पहला जो विद्यार्थी था
उसे कितना मिलेगा 45%, यानी x का 45%। तो दूसरा विद्यार्थी को कितना मिलेगा, दूसरा को मिलेगा x का 52%। चलिए ठीक है, टोटल मार्क्स जब x है तो पहला को x का 45% मिला, दूसरा को x का 52% मिला। यह जो है 30 अंकों से फेल हो जाता है और यह पास मार्क्स से, यानी कि पास मार्क्स से 12 अंक अधिक भी लाता है। तो अब ऐसा x मान के बनाने पर हम लोग किस तरह आगे बढ़ेंगे, ये भी एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या करेंगे, कभी टाइम डिस्टेंस में आप पढ़ते होंगे, देर पहले वाला प्रश्न है कि यदि 50 kmph की चाल से जाते हैं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, यदि 45 kmph की चाल से जाते हैं तो 5 मिनट देर से पहुंचते हैं। तो वहां भी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो क्या यहाँ पे जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो कभी भी जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, दोनों जगह अलग अलग कंसेप्ट अराइज होता है टाइम डिस्टेंस और परसेंटेज में। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि हमेशा बराबर चीजों में तुलना कराई जाती है, हमेशा इक्विवेलेंट चीजों में कंपैरिजन होता है। जैसे मैं यदि मैं कहूं कि मेरी कलम आपसे अच्छी है, यदि मैं कहूं मेरी कलम आपसे अच्छी है, तो क्या यह वाक्य सही है? नहीं। मेरी कलम आपकी कलम से अच्छी हो सकती है, मेरी कलम आपकी कलम से अच्छी हो सकती है, आपसे नहीं। अर्थात कलम की तुलना कलम से होगी, कलम की तुलना कलम से। मैं कहूं विराट कोहली स्टीव स्मिथ से बेहतर है, तो क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि खिलाड़ी का तुलना खिलाड़ी से। मैं कहूं कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है, तो क्या यह तुलना सही होगा? नहीं, क्योंकि कोई खिलाड़ी कोई देश से बेहतर हो ही नहीं सकता, कोई खिलाड़ी कोई देश से बेहतर नहीं हो सकता। तो हमेशा कंपैरिजन जो करेंगे इक्विवेलेंट चीजों में करेंगे। और यदि आपको यह समझ में आ जाए कि हमेशा बराबर चीजों में कंपैरिजन होता है, हमेशा बराबर चीजों में तुलना होती है, तो प्रश्न बनाना, इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो कैसे इसको हम लोग मैथ में रिलेट करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि मेरे आगे का अपकमिंग वीडियोस जो भी होगा उसमें भी हमेशा मैं ये डिस्कस करूंगा कि तुलना हमेशा बराबर वालों से। जैसे पास मार्क्स का तुलना पास मार्क्स से, पास मार्क्स का तुलना पास मार्क्स से। कभी मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा इंटरेस्ट का तुलना इंटरेस्ट से, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, अमाउंट का तुलना अमाउंट से, ठीक है, रेट का तुलना रेट से, टाइम का टाइम से, टाइम डिस्टेंस से पढ़ेंगे, पता चलेगा कि हाँ समय का तुलना समय से, दूरी का तुलना दूरी से, चाल का तुलना चाल से। यानी कहा जाए कि शॉर्ट भाग में कहा जाए कि तुलना हमेशा बराबर वालों से। तो चलिए देखते हैं, पास मार्क्स का तुलना हम लोग पास मार्क्स कराते हैं। बस इतना ही याद रखना है, एग्जाम का प्रश्न कुछ भी हो तो हमेशा याद रखेंगे कि पास मार्क्स का तुलना हम लोग पास मार्क्स से यदि कर देते हैं तो प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पास मार्क्स कैसे आएगा? दो स्थिति से सोचना है, एक इस विद्यार्थी के स्थिति से सोचना है और दूसरा इस विद्यार्थी की स्थिति से सोचना है। तो पहला विद्यार्थी लाया था कितना भाई, 45% अंक लाया है और वह 30 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया तो घटा दिया जाए कि जोड़ दिया जाए? 30 अंकों से फेल हो गया तो बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं घटा दिया जाए, और घटा दिया जाए यह बिल्कुल गलत जवाब होगा। क्यों? ऐसे सोचिए कि 45% अंक लाया था और यहाँ बाउंड्री है, यहाँ जाता तो पास हो जाता, तो 30 अंक से फेल हो गया यानी पीछे है, 30 अंक से फेल हो गया यानी पीछे है, सॉरी 45% अंक लाया था और 30 अंक से फेल हो गया, तो बाउंड्री तो ये तो पीछे है, पीछे रह गया पास मार्क्स से। तो 30 अंक से फेल हो गया यानी 30 अंक और लाता तो पास कर आता, तो 30 अंक और लाता, इसका अर्थ क्या हुआ? +30। दूसरा विद्यार्थी क्या था, वह लाता था कितना, 52% अंक, और वह 52% अंक लाया था और पास मार्क्स से 12 अंक अधिक लाया था। तो 12 अंक अधिक लाएगा, पास मार्क्स यहाँ है और आगे लाया है 12 अंक, 12 अंक और आगे लाया है, यहाँ पे है 52%। तो 12 अंक हम कम भी, यह कह सकता है कि मैं 12 अंक कम भी लाता तो मैं पास कराता, तो 12 घटाएंगे।
ये दोनों पास मार्क्स है, इसलिए मैं बराबर कर दिया, तुलना हमेशा बराबर वालों से। मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन में कैलकुलेशन है, 52% में से 45% इधर आके घटेगा, कितना बचेगा 7%, -12 उधर जाके क्या हो जाएगा +12, 7 से कट गया 6 बार में, x बराबर कितना 600। यदि इस इक्वेशन को आप मन में सोच लेते हैं तो एक लाइन में ही आंसर है, कैलकुलेशन ही सिर्फ करना है और कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। और यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो समझिए कि 80% काम आपका मैथ का बहुत आसानी से हो जाएगा। कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए यह भी हम लोग देख लिए कि x बराबर कितना आ गया 600। तो इस आधार पे हम लोग सारे प्रश्नों का आंसर दे दें पहले। टोटल मार्क्स तो आ गया, परीक्षा का पूर्णांक पूछा था तो वह तो हो गया 600। दूसरा पूछ रहा है कि हाँ पहला विद्यार्थी को कितना मिला भाई, तो 600 का 45% निकालना है। 600 का 45%, तो 45 छक्का 270। तीसरा प्रश्न है कि दूसरे विद्यार्थी को कितना परसेंट मिला, तो 600 का 52% निकाल लीजिए। तो 600 का 52% कितना हो जाएगा, 600 का 52% हो जाएगा 312। परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है, उत्तीर्णांक चाहिए। तो उत्तीर्णांक लाने के लिए, पास मार्क्स लाने के लिए दोनों तरफ तो पास ही मार्क्स लिखा हुआ है ना, दोनों तरफ तो पास ही मार्क्स लिखा हुआ है। या तो आप इधर वैल्यू पुट कर दीजिए या वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, किसी भी एक तरफ वैल्यू यानी x का मान आप रखेंगे तो पास मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए यहीं पे रख देते हैं। x था कितना, x आया था 600, 600 का 45% कितना होगा 270, 270 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 में 30 जोड़ेंगे तो 300, तो 300 आपका आ गया उत्तीर्णांक। और परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, तो 300 अंक पास का है और कुल परीक्षा है 600 अंकों का, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50%। तो जैसा कि आप देखें बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इस तरह का प्रश्न जो भी मिले आगे कुछ और प्रश्नों की ओर चलेंगे।